हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है पति अपने पत्नी के आगे हाथ जोड़कर क्यों गिड़गिड़ा रहा था। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। हलीमा का सिर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन काम पर तो जाना ही था, वरना नाजिया मैडम झट से उसकी पगार काट लेती और 10 बातें सुनाती अलग से। कल रात फिर से उसका शौहर अकरम आधी रात के बाद शराब पीकर लौटा था और आते ही हलीमा से बिना बात मारपीट करने लगा था। अब तो ये आए दिन की बात हो गई थी। अकरम दिन भर रिक्शा चलाकर जो कमाता उसका एक बड़ा हिस्सा जुए में हार आता और कभी कुछ पैसे बच जाते तो अपने दोस्तों के साथ शराब पी लेता। 5 साल पहले वे जब अपने गांव कराल से दिल्ली आए थे तो वह कितनी खुश थी। दिल्ली में ज़्यादा कमाई होगी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे और एक बेहतर जिंदगी के सपने देखे। लेकिन दिल्ली आते ही वह मानो आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरी हो। रेलवे लाइन के किनारे बसी एक बस्ती में एक बेहद ही छोटी सी झुग्गी में पूरे परिवार को रहना था। गांव के ही करीम चाचा ने अकरम को एक रिक्शा किराए पर दिला दिया था। शुरू में अकरम बहुत मेहनत करता था। करीम चाचा ने ही उसको बताया था कि जैतपुर में काफ़ी सस्ती ज़मीन मिल सकती है। हलीमा अपना घर बनाने के सपने देखने लगी और बड़ी मुश्किल से उसने अकरम को इस बात के लिए मनाया कि वह बराबर वाली कॉलोनी में 1 से 2 घरों में काम करने लगे ताकि वह भी कुछ पैसे जोड़ सके। दोनों ने खूब मेहनत कर कुछ पैसे जोड़े भी लिए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद अकरम का उठना बैठना कुछ गलत लोगों के साथ हो गया। ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में अकरम ने उनके साथ जुआ खेलना शुरू कर दिया और इस चक्कर में अपनी सारी जमा पूंजी भी लुटा बैठा। इतना ही नहीं, कभी कभी वह शराब भी पी लेता। हलीमा कितना रोई थी, कितना लड़ी थी उससे। शुरू में अकरम कसमें खाता कि अब जुए और शराब से दूर रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही सब शुरू हो जाता। सुबह सवेरे निकलकर हलीमा कई घरों में काम करती और शाम को थक कर चूर हो जाने के बाद भी उसको कोई आराम नहीं था। घर आकर सबके लिए खाना बनाना और बाकी काम भी करने होते थे। अब तो हाल यह था कि घर का खर्चा भी बस हलीमा ही चलाती थी। कभी कुछ पैसे बच जाते तो अकरम छीनकर उनको भी जुए में हार आता। उस दिन उसका छोटा बेटा माजिद बारिश में भीगने की वजह से बीमार पड़ गया। बस्ती में ही रहने वाले एक झोला छाप डॉक्टर से उसकी दवा भी कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि बीमारी और बढ़ गई। फिर उसको ओखला में एक डॉक्टर को दिखाया गया। इस सब में उसके पास बचे सारे पैसे खत्म हो गए और कितना ही उधार उसके सिर पर चढ़ गया था। कितना रोई थी वह अकरम के सामने, लेकिन वह तो करवट बदलकर खर्राटे भरने लगा था। सुनो हलीमा, क्या तुम एक और घर में काम करोगी? पड़ोस में ही मेरी एक सहेली रहने आई है, अकेली रहती है, बैंक में नौकरी करती है। एक दिन शबाना मैडम ने हलीमा से पूछा, मैडम जी, मुझे तो दम लेने की भी फुर्सत नहीं है। एक घर और काम करने लगी तो बीमार ही पड़ जाऊंगी और मुझे तो बीमार पड़ने की भी फुर्सत नहीं है। हलीमा ने बेचारंगी से कहा, देख लो, वह तुम्हें 1000 रुपये दे सकती है। उनका काम ज़्यादा नहीं है, तुम्हें बस आधा घंटा ही लगेगा उनके घर। दरअसल उनको एक अच्छी मेड चाहिए और मैंने उनको तुम्हारा नाम बता दिया है। शबाना मैडम ने उसको समझाते हुए कहा। तो हलीमा सोच में पड़ गई। अगर वह आधा घंटा निकाल पाए तो 1000 रुपये ज़्यादा कमा सकती है। फिर उसने यह सोचकर हाँ कह दी कि वह सुबह आधा घंटा पहले उठ जाया करेगी। शांति मैडम से मिलकर उसको काफ़ी अच्छा लगा। इत्तेफाक से वह भी उसके ही जिला
बिजनौर की रहने वाली थी। हलीमा उनसे मिलकर काफ़ी खुश हो गई। हलीमा काम तो बड़ी साफ सफाई से करती ही थी, खाना भी अच्छा बनाती थी। एक बार शांति मैडम ने ही उसको घर पर अचार चटनी वगैरह बनाने का सुझाव दिया। हलीमा ने 2 से 3 तरह के अचार बनाकर शांति मैडम को दिए तो उन्होंने अपने बैंक में ही 1 से 2 लोगों से हलीमा के लिए ऑर्डर ले लिया। इससे हलीमा को कुछ अतिरिक्त आय भी होने लगी। मैं तुम्हारे पैसे बैंक में डाल दूं या तुम्हें कैश चाहिए? 1 महीने बाद शांति मैडम ने उसकी पगार देने के लिए पूछा तो हलीमा की हंसी निकल गई। क्या मैडम जी, हम गरीबों के भी कोई बैंक में खाते होते हैं? हलीमा ने हंसते हुए कहा। क्या तुम्हारा किसी बैंक में अकाउंट नहीं है? शांति ने हैरानी से पूछा। नहीं मैडम जी, हलीमा ने गंभीरता से जवाब दिया। अगर तुम चाहो तो मैं अपने बैंक में ही तुम्हारा खाता खुलवा दूं। अगर किसी बैंक में तुम्हारा खाता नहीं है तो तुम 4 पैसे कैसे बचा पाओगी? शांति ने उसको समझाया। बात कुछ हलीमा की समझ में आ रही थी। फिर उसने यह सोचकर शांति से बैंक में खाता खुलवाने के लिए हाँ कर दी कि वह किसी को भी इन पैसे के बारे में नहीं बताएगी। इन पैसों को वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित रखेगी। और सचमुच उसने किसी को इन पैसे के बारे में नहीं बताया और ना ही इन पैसों को खर्च किए। फिर एक दिन जब शांति ने उसको बताया कि उसके खाते में 10,000 से भी ज़्यादा रुपए हो गए हैं तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पर यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। उस दिन पूरी रात भी जब अकरम घर नहीं आया तो उसको कुछ फिक्र हुई। वह चाहे कितना भी जुआ या शराब करे, रात में घर जरूर आता था। फिर सुबह सुबह करीम चाचा ने उसको बताया कि कल रात पुलिस अकरम और कुछ लोगों को उठाकर थाने ले गई है। सुनते ही मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। करीम चाचा के साथ वह पुलिस थाने गई। उनको देखते ही अकरम दहाड़े मार मार कर रोने लगा। मुझे बचा ले हलीमा, ये पुलिस वाले मुझे बिना बात पकड़ लाए। अरे मैं तो राजेंद्र और अनीस के साथ ठेके से घर ही आ रहा था, इन्होंने मुझे रास्ते में उठा लिया। अकरम रोते रोते बता रहा था। कितनी बार कहा तुमसे कि ये सब छोड़ दो, ना तुम्हें घर वाले की फिक्र है ना अल्लाह का डर, और अब पुलिस थाने भी शुरू हो गए। क्या करूंगी मैं, कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेकर? हलीमा भी जोर जोर से रो रही थी। बस इस बार मुझे बचा ले, तेरी कसम आगे से सब बुरे काम छोड़ दूंगा। अकरम उनके आगे हाथ जोड़ रहा था। मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करके देखता हूँ, करीम चाचा ने हलीमा से कहा तो वह भी उनके साथ चल दी। साहब मेरे आदमी को छोड़ दो, आगे से कभी जुआ नहीं खेलेगा। हलीमा ने इंस्पेक्टर के आगे हाथ जोड़े। शराब पीकर ये सारे लोग चौक पर दंगा कर रहे थे और एक दुकान का ताला तोड़ रहे थे। ये तो जाएगा 2 से 3 साल के लिए अंदर। इंस्पेक्टर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। साहब ये जुआरी और शराबी जरूर हैं मगर चोर नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हलीमा ने हाथ जोड़े जोड़े विनती की। हम तो उधर से आ रहे थे, चोर तो पहले ही भाग गए थे, कोई नहीं मिला तो मुझे ही पकड़ लाए। पीछे से अकरम की रोती हुई आवाज आई। शहजाद जरा लगा इसके 2 हाथ, हमें हमारा काम सिखाता है। इंस्पेक्टर ने भद्दी सी गाली देते हुए अपने कांस्टेबल से कहा तो कांस्टेबल ने 2 डंडे अकरम की कमर पर जड़ दिए। अकरम की चीखें पूरी थाने में गूंज गई। अरे साहब जाने दो ना, गरीब आदमी है, आगे से ऐसा नहीं करेगा, कुछ सेवा पानी कर देंगे। करीम चाचा ने इंस्पेक्टर के आगे हाथ जोड़कर कहा तो इंस्पेक्टर ने उनको ऐसे घूरा मानो कच्चा ही चबा जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपए का इंतजाम कर लो, छोड़ देंगे इसे। इंस्पेक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा। 10,000 रुपए
इतने सारे रुपए कहाँ से लाएंगे सरकार? हम तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। इतने सारे पैसे तो हमने कभी एक साथ देखे भी नहीं। हलीमा ने रोते हुए इंस्पेक्टर से कहा, नहीं देखे तो अब इसको भी मत देखना कई साल। जाकर कोई वकील कर, उसको हजारों रुपए फीस दे, अदालत में रिश्वत लिखा, तब शायद ये 10 साल में घर वापस आ जाएगा। इंस्पेक्टर दहाड़ा। इतना सुनकर ही हलीमा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अकरम कैसा भी था तो उसका शौहर ही। ठीक है साहब, मैं पैसों का इंतजाम करके लाती हूँ, हलीमा ने हार कर कहा। हलीमा ने शांति से कहकर अपने खाते में पड़े 10,000 रुपये निकलवाए और इंस्पेक्टर को लाकर दिए। रास्ते भर उसने अकरम से कोई बात नहीं की। आंखों में आंसू भरे वह अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होते देख रही थी। अकरम रो रो कर उससे माफी मांग रहा था, लेकिन हलीमा ने उससे एक लफ्ज भी नहीं बोला। अकरम बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कसमें खा रहा था, लेकिन हलीमा को उन कसमों पर जरा भी यकीन नहीं था। लेकिन इस बार अकरम सचमुच बदल गया था। हवालात में बिताए कुछ घंटों ने उसकी आंखें खोल दी थी। आज वह हलीमा का कर्जदार हो गया था। दिन भर उसने जी तोड़ मेहनत करके जितने भी पैसे कमाए सारे के सारे हलीमा के हाथ पर रख दिए। मुझे माफ कर दे हलीमा, मैं बुरी संगत में पड़कर ये भी भूल गया था कि मेरे ऊपर तुम सबकी जिम्मेदारी भी है। मेरा यकीन कर, आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे तेरी आंखों में आंसू आए। अकरम ने हलीमा के आगे हाथ जोड़ दिए। याद करो, हम गांव से दिल्ली किस लिए आए थे? अपने बच्चों के अच्छे कल के लिए। लेकिन हम उनको कैसा कल दे रहे हैं, जरा सोचो। हलीमा की आंखें डबडबाई। तू सच कह रही है, मैं तुम सबका गुनहगार हूँ। मुझे एक मौका दे दे, मैं अपने बच्चों के लिए खूब मेहनत करूँगा और उनको एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अकरम ने हलीमा के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आ जाओ मेरे बच्चों, अब तुम्हें अपने अब्बा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकरम ने बच्चों से कहा, जो दूर कोने में डरे सहमे से खड़े थे। फिर अकरम ने उन सबको अपने गले लगा लिया। हलीमा को भी उम्मीद की एक नई किरण नजर आ रही थी। मन ही मन वह शांति मैडम की भी शुक्र गुजार थी, जिनकी वजह से वह कुछ पैसे बचा पाई थी और आज उसका परिवार फिर से एक हो गया था।